टॉपिक कौन सा अपना? इतिहास, भारत एवं विश्व। तो देखते हैं, आइए इसमें पढ़ते हैं। सेशन को शेयर करें भाई, लाइक करें। जो भी चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी करें दोस्तों। तो इतिहास के बारे में फैक्टेड की अगर चीज देखी जाए तो इतिहास, विश्व के इतिहास, यहां से क्या क्वेश्चन बन सकता है? चाहे आर्मी हो, चाहे बीएसएफ हो, चाहे आईटीबीपी हो, आपका सीआरपीएफ हो, कोई भी एग्जाम की तैयारी करो, सब में ये आपके टॉपिक पूछा जाता है दोस्तों। तो हम फैक्ट वाली चीज करेंगे क्योंकि रिविजन करना है हमें, ठीक ना। तो थ्योरी वगैरह आप पढ़ते रहो, जहां पे भी ऑफलाइन पढ़ते हो रिविजन आराम से करें। तो देखिए इसमें सबसे पहले, अरे क्या हो रहा है तेरा? देखिए नंबर एक, अपना जो महत्वपूर्ण फैक्ट देखेंगे। महत्वपूर्ण फैक्ट में क्या दिया गया? सबसे प्राचीन वेद। अगर ऐसे प्रश्न याद नहीं होंगे ना, काम नहीं चलने वाला। उत्तर को तो मैंने साइड में कर दिया, पीछे आप बताइए सबसे पुराना वेद कौन सा है। अब करें कमेंट, सबसे नया कौन सा है? वेदों की संख्या कितनी है? वेदांग कितने हैं? उपवेद कितने हैं? वेदों की संख्या तो है गुरुजी 4 है, और उपवेद की अगर बात की जाए तो इनकी भी संख्या कितनी है? 4। लेकिन वेदांग की संख्या कितनी है? वेदांग आपके 6 हैं। सबसे पुराना वेद कौन सा है? पीडीएफ, पीडीएफ देने में शायद क्या कह रहा है लाला? पीडीएफ मिल जाएगी, ले तू पीडीएफ ले ले। 9518806943, इस पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आप व्हाट्सअप जरूर कर देना, ठीक है ना। तो ये आप टेंशन मत ले। आगे देखिए, सबसे प्राचीन जो वेद है दोस्तों उसका नाम है ऋग्वेद, यानी कि संगीत। तो भारतीय कौन से वेद में संगीत का मूल या संगीत का जन्म होता है? तो याद रखना, सामवेद में। किसमें? सामवेद में। वह कौन सा वेद है जो गद और पद दोनों में लिखा गया है, यानी कि कविता भी पोयम के माध्यम से रूप में? तो गद और पद दोनों में लिखा गया है, तो वह यजुर्वेद है। कौन सा है दोस्तों? यजुर्वेद है। वह कौन सा वेद है जिसमें तंत्र मंत्र, तंत्र मंत्र होते हैं ना, तांत्रिक विद्या, चिकित्सा का उल्लेख मिलता है? तो वह आपके अथर्ववेद। तो सबसे नया वेद भी कौन सा है? अथर्ववेद भी। सबसे नया वेद भी कौन सा है दोस्तों? अथर्ववेद भी। तो पुराने की बात करें तो ऋग्वेद बताओगे, भारतीय संगीत का जनक पूछे तो सामवेद बताओगे, गद एवं पद वाले वेद की अगर बात की जाए तो यजुर्वेद बताओगे, तंत्र मंत्र वाले वेद की बात की जाए तो अथर्ववेद बताओगे दोस्तों, ठीक ना। तो इतिहास में पहली क्लास ये। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? सबसे प्राचीन पुराण की बात करें तो ये आपका होगा मत्स्य पुराण। मत्स्य की जो राजधानी होती थी ना, विराटनगर, राजस्थान वाला क्षेत्र, मत्स्य पुराण सबसे पुराण, सबसे पुराना। आपको क्या ध्यान देना दोस्तों? पुराण, सबसे प्राचीन पुराण। अगले पॉइंट में देखिए, अगले पॉइंट में क्या दिया गया है? पुराणों का रचिताकार, इसको छोड़िए आप, जो काम काम की बातें हैं, तो काम काम की। आगे देखिए, इतिहास का पिता किसे माना जाता है? इतिहास का पिता, तो इतिहास का पिता है जो दोस्तों वो कौन है? हेरोडोट्स। फादर ऑफ हिस्टोरी तो हेरोडोट्स, ठीक है ना। हिस्टोरी नामक पुस्तक भी किसने लिखी है? तो हेरोडोट्स ने। सिंधु सभ्यता, अब सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी, कि वहां के भाषा या जो वहां की जो लिपि थी उसको समझने में दिक्कत आ रही थी। चित्रों को देखकर, यानी कि कोई शिकार कर रहा है भाला लेकर, तो ऐसे पता चल रहा है कि यहाँ के व्यक्ति शिकार भी करते थे, तो उनको समझा जा रहा है, यानी कि भाव चित्रात्मक, यानी कि चित्रों की भावना से देखकर उसको समझा जा रहा है। तो ये लिपि याद रखिए। अरे पढ़ लो, नलायक को पढ़ लो। आगे देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे, जिसको हम हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं, ये करते क्या थे? गुरुजी ये कृषि करते थे। कृषि के साथ साथ गुरुजी पालन, पशुपालन भी करते थे, पशुपालन। लेकिन पहला पूछे तो कृषि बताओगे, दूसरा पूछे तो आपके व्यापार बता सकते हो, पशुपालन नहीं, व्यापार, व्यापार। आगे देखिए, सर्वप्रथम पालतू पशु क्या बनाया गया? यानी कि मनुष्य का जो सर्वप्रथम पालतू बनाया गया जानवर कौन सा था? तो सभी को पता है दोस्तों, ये कौन सा था? कुत्ता। अब सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी? विशेषता ये थी कि सर ये एक नगरीय व्यवस्था थी। क्या थी ये? नगरीय व्यवस्था, नगरीय सभ्यता। कैसी थी ये सभ्यता? नगरीय सभ्यता, यानी कि नगर योजना, यानी कि यहाँ के जो क्षेत्र थे, मकान थे, वो एक नगर में सीमित थे, यानी कि नगरीय बोल सकते हो आप। सिंधु सभ्यता थी आदि ऐतिहासिक कांस्य युगीन, क्योंकि सिंधु सभ्यता में कांसा मिश्र धातु का प्रचलन ज्यादा किया गया, इसलिए इसको कांस्य सभ्यता, कांस्य युगीन बोला गया।
भाई खान भाई, कोई दिक्कत है जब नहीं ले रहे होंगे? आगे देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रमुख बंदरगाह है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह है, उसका नाम है लोथल, गुजरात में। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह क्या है दोस्तों? लोथल, गुजरात में। आगे देखिए अगले पॉइंट में क्या दिया गया, सिंधु घाटी सभ्यता का समय बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का समय क्या था। तो ध्यान देना दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय था ये 2350 से लेकर 1750 ईस्वी के बीच में। सिंधु घाटी सभ्यता का समय 2350 से लेकर 1750 के बीच में। हड़प्पा स्थित है। अब जो हड़प्पा है ये कहां पे स्थित है दोस्तों, ये बताना आपको। राम राम भाई ठाकुर भाई, राम राम। देखिए जो हड़प्पा स्थित है ये रावी नदी के तट पर पाकिस्तान में। और हड़प्पा की जो खोज की थी ये किसने की थी? दयाराम साहनी ने, सन 1921 में। मोहनजोदड़ो स्थित है, ये भी सर सिंध नदी के किनारे पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला, ये ध्यान देना। आगे देखिए, मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त प्रमुख स्मारक है, बड़े बड़े क्या मिले यहां से? स्नानागार मिले। तो आपसे पूछ सकता है बड़े बड़े स्नानागार कहाँ की प्रमुख विशेषता है? मोहनजोदड़ो की। ध्यान देना दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट आपके। हड़प्पा वासी, ठीक ना, अग्निशय थे, यानी कि हड़प्पा वासी किसको नहीं जानते थे, किससे परिचित नहीं थे ये? तो लोहा से। किससे परिचित नहीं थे दोस्तों? लोहे धातु से अपरिचित थे, क्योंकि ये लोहा धातु कब आती है? वैदिक सभ्यता में। हड़प्पा के उत्खननकर्ता कौन थे? हड़प्पा की जो खोज की थी सन 1921 में रावी नदी के तट पे, ये राय बहादुर दयाराम साहनी, राय बहादुर दयाराम साहनी, या आपको डायरेक्ट नाम मिल सकता है दयाराम साहनी भी मिल सकता है दोस्तों, ये ध्यान देना दोस्तों। हाँ भाई, अगला प्रश्न देखिए, अगले पॉइंट में क्या दिया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख फसलें। सिंधु घाटी सभ्यता की जो प्रमुख फसलें हैं ये कौन सी थी? तो प्रमुख फसलें जैसे गेहूं हो गया, जौ हो गया, कपास हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको गेहूं और जौ याद रखना है। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख फसलें गेहूं और जौ, ध्यान देना। आर्य लोग सर्वप्रथम कहां से आए थे? यानी कि जो आर्य लोग आते हैं ये तो आते हैं मध्य एशिया से, मैक्स मुलर बोलता है। लेकिन आर्य लोग आए और ये कहां पे बसे? पाकिस्तान और आपके पंजाब और अफगानिस्तान में लोग सर्वप्रथम बसे थे, ये यहां बसे थे आपके। लेकिन भारत में आपको याद रखना है ये कहां पे बसे थे? सप्त सैंधव प्रदेश। और आए कहां से थे ये? आपके मध्य एशिया से। आर्यों के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता। अब आर्यों के देवता का नाम क्या था? इंद्रदेव। क्या नाम था दोस्तों? इंद्रदेव, आपको ध्यान देना है। आगे देखिए, आर्यों का प्रिय पशु क्या था? आर्य कौन सा पशु लेके आए थे दोस्तों? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के साक्ष्य से एक जगह से मिले, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता के लोग घोड़े से अपरिचित थे भाई। लोहे की अगर बात करें तो, धातु बात करें तो लोहा। तो लेकिन यहाँ पे जो इनका प्रमुख है वो अपने साथ ये घोड़े को लेके आए थे। किसको भाई? घोड़े को। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो अपरिचित थे वो घोड़े से थे, लेकिन आर्य अपने साथ लेके आए थे। वैदिक सभ्यता में तांबे को क्या बोलते थे? अब वैदिक सभ्यता में जो तांबा धातु थी उसे क्या बोलते थे? लोहित अयस। लोहित अयस, लोहित अयस याद रखना। सत्यमेव जयते कहां से लिया गया? दी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है, डिफेंस की परीक्षा में। सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? तो आप बोलोगे मुंडोक उपनिषद ग्रंथ से। उत्तर संख्या मुंडोक उपनिषद, आपको ध्यान देना दोस्तों। अगले प्रश्न में क्या दिया गया कि योग दर्शन के जो प्रवर्तक हैं, योग दर्शन किसने लिखी है? पतंजलि ने। किसने लिखी है दोस्तों? पतंजलि ने योग दर्शन को लिखा है दोस्त। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टेड है, ये फैक्टेड वाली क्लास चल रही है, ध्यान से सुनिए आप। उसके बाद में देखिए अगला पॉइंट, सांख्य दर्शक। अब सांख्य दर्शक किसने लिखा? तो आप बोलोगे महर्षि कपिल मुनि ने, ठीक है ना। तो सांख्य दर्शन कपिल ने। न्याय दर्शन किसने लिखा? तो ये गौतम ने। किसने लिखा? गौतम ने, ठीक है ना। गौतम बुद्ध नहीं, अलग गौतम। उसके बाद में इसको छोड़ देना, आप कोई जरूरत नहीं। हाँ, महाभारत का पुराना नाम, दी मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन,
महाभारत का जो पूरा नाम है दोस्तों, ये जय संहिता। जय संहिता आपको इंपॉर्टेंट, एक बार भाई क्लास को सारे शेयर करें। सर थोड़ा काला दिखाई दे रहा है, डीके साहू काला क्या दिखाई दे रहा है? मैं काला दिखाई दे रहा हूं, ये डिजिट काले दिखाई। जब ये अक्षर काले हैं तो काले दिखेंगे, नीला कहां से दिखा दूं मैं? रंग डाल दूं क्या इसके ऊपर नीले वाला? मोर बना दूंगा तेरा, फोन में से तेरे थप्पड़ लगाऊंगा। हाँ भाई ठाकुर भाई बता दे इसको, इसको नींद नहीं आएगी, ये कजरी को नींद नहीं आएगी तो जब तक नहीं बताएगा। पहली बार तैयारी कर रहे हो क्या ठाकुर? अरे लाला ठाकुर तेरे पेपर में नहीं बैठेगा ना, तेरा पेपर करके आएगा ठाकुर, तेरा तो तुझे खुद करना पड़ेगा। हाँ ले, ठाकुर का जवाब भी आ गया। ठाकुर बता दे मुझे, पेपर पहली बार दे रहा है क्या? देखिए महावीर का जन्म कब हुआ था? अब जो महावीर स्वामी है, इनका जो जन्म हुआ था ये 540 तो ठीक है, अगर ये ऑप्शन नहीं आता तो 599 आपको ध्यान देना। और इनका कहां पे हुआ था? कुंडल ग्राम, वैशाली में। एक मिनट आइए, मैं आंख आंख धो के आता हूं एक बार। तो थोड़ा सा धो के आया हूं भाई साहब, आंख में पता नहीं क्या गिर जाता है। सर कब? भाई क्लास मॉडल पेपर की क्लास नहीं चलेगी, एक बार फैक्टेड चीजें चलेंगी, ये भी काफी आपका पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहे हैं, देखो सारी चीजें चल रही है, मॉडल पेपर लगाते रहना आप, ये चीजें तो पढ़ लो। महावीर स्वामी ने अपना पहला जो उपदेश दिया था, अपना उपदेश ये प्राकृतिक भाषा में दिया था। आपके गौतम बुद्ध के पाली भाषा में आते हैं। आगे देखिए, जैन धर्म के दो संप्रदाय हैं, बिल्कुल सही है। जैन धर्म के दो संप्रदाय हैं, एक तो है श्वेतांबर, एक दिगंबर। जो सफेद वस्त्र धारण करते हैं उसको बोलते हैं श्वेतांबर, दिगंबर हमेशा नगण्य रहते, वो दिशा को अपना वस्त्र मानते हैं। आगे देखिए, प्रथम जैन सभा। अब प्रथम जो जैन सभा हुई थी, जैन सभा की पहली मीटिंग ये हुई थी दोस्तों पाटलिपुत्र में। कहां हुई थी दोस्तों? पाटलिपुत्र में। आगे देखिए अगले पॉइंट में क्या दिया गया कि दूसरी जैन सभा, दूसरी जो जैन सभा हुई थी दोस्तों ये कहां हुई थी? ये वल्लभी, और वल्लभी कहां पड़ता है दोस्तों? मथुरा। और तीसरी की अगर बात की जाए तो याद रखना आपको, सॉरी वल्लभी गुजरात भाई, मथुरा नहीं, गुजरात, गुजरात। और दूसरी थी मथुरा में। आगे देखिए, गुजरात के, छोड़ो इसको, तो जैन धर्म की त्रिरत्न, यानी कि जैन धर्म के जो त्रिरत्न है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, ये कई बार पूछा जाता है आपके पेपर में, तो इसको थोड़ा ध्यान दीजिए। महावीर के प्रथम अनुनायी का नाम क्या था? अब महावीर के जो पहले जो शिक्षक थे वो इनके दामाद भी थे, ठीक है ना, जमाली, जो महावीर के दामाद भी थे, ये आपको थोड़ा ध्यान देना। आगे देखिए, क्यों रे है, देखिए जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास ज्ञात क्या है? अब जैन धर्म का जो प्रारंभिक इतिहास ज्ञात कैसे होता है, तो किस ग्रंथ से होता है? आपके कल्प सूत्र से इसे देखा जाता है, आपके प्रारंभिक। महावीर के जीवन कर्तव्यों का विवरण क्या था? यानी कि जो विवरण मिलता है ये कहां से मिलता है? हाँ, भगवती सूत्र से मिलता है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? इसको आगम कहा जाता है, क्या ठीक है ना, आगम कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म कहां हुआ था? तो आप बोलोगे सर ये 563 में लुम्बिनी नेपाल में इनका जन्म होता है। बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना को क्या बोला था? ये सारे इंपोर्टेंट फैक्ट है भाई, ये सारे इंपोर्टेंट, परीक्षा में बहुत बार आते हैं। बुद्ध धर्म का, सॉरी बौद्ध धर्म
में महात्मा बुद्ध की जो गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, जबकि महापरिनिर्वाण इनके मोक्ष की प्राप्ति को, इनकी मृत्यु को कहा जाता है। अब भाई कर्ण पुण्य कहां से हो? बुद्ध के पहले शिष्य का जो नाम था वो अलार कलाम था, अलार कलाम, ठीक ना। बुद्ध के गुरु का नाम, शिष्य अलग हो जाएगा भाई, शिष्य में आनंद व उपालि आएगा। बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश सारनाथ में। अब बुद्ध ने जो पहला उपदेश दिया था सारनाथ में, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन, आपको ध्यान देना। बुद्ध के उपदेशों की भाषा कैसी थी? दी मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन, भाई साहब कति जहर पर्सन है, पढ़ लेना, पेपर में फंसेगा। तो बुद्ध के जो आपके उपदेश थे वो किस भाषा के थे? पाली के। अगले पॉइंट को देखिए दोस्तों, अगले पॉइंट में क्या दिया गया? अगले पॉइंट में दिया गया आपके, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहां दिए? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, क्योंकि बुद्ध का जो पहला उपदेश था वो सारनाथ में दिया था, लेकिन बुद्ध के जो सर्वाधिक उपदेश है ये श्रावस्ती कौशल में, श्रावस्ती कौशल में दिया गया दोस्तों, श्रावस्ती कौशल में। आगे देखिए, बुद्ध की मृत्यु को क्या कहा जाता है? अब बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है, और बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी दोस्तों, ये कुशीनगर उत्तर प्रदेश में इनकी मृत्यु होती है। आगे देखिए, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला, यानी कि बौद्ध धर्म को अपनाने वाली, बोलती है ना कि महामाया की मृत्यु होने के बाद में गौतम बुद्ध का लालन पालन पोषण किसने किया था? पहली बौद्ध भिक्षुकनी, उसका नाम आता है आपके गौतमी। क्या नाम आता है? गौतमी। इसी कारण इनका नाम गौतम बुद्ध पड़ जाता है, इन्हीं के कारण। आगे देखिए, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या है? तो बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न है, एक तो बुद्ध, धम्म और संघ, ये आपको ध्यान देना। तो यानी कि एक संघ बनाना, एक धम्म, यानी कि कभी भी अपने जीवन में बौद्ध का ही प्रचार करना है और युद्ध नहीं करना कभी भी, ठीक है ना, ये आपको ध्यान देना। और बुद्ध इनके आगे, नामों के आगे लगता है। बौद्ध सभाएं, यानी कि याद रखना, जो बौद्ध सभाएं हैं दोस्तों, ये कितनी हुई थी? यानी कि बौद्ध संगीतियां ये कितनी हुई थी दोस्तों? यानी कि बौद्ध की जो मीटिंग थी ये टोटल 1 2 3 4, कितनी हुई थी दोस्तों? 4। पहली कहां हुई थी? राजगृह में। दूसरी कहां हुई थी? वैशाली में। तीसरी कहां हुई थी? पाटलिपुत्र में। और चौथी कहां हुई थी? कुंडल वन में। अक्सर एग्जाम में ये प्रश्न आते हैं दोस्तों, इसलिए आपकी क्लास लगाइए। भाई साहब क्यों पढ़ा रहा हूं? क्योंकि इंपॉर्टेंट चीजें भाई, इंपॉर्टेंट चीजें इसलिए लेके आए हो, फैक्टेड चीजें। ये सारे फैक्ट्स भाई एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये सारे फैक्ट्स एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपके सामने ये इतिहास की बहुत शानदार क्लास लेके आया हूं आपके सामने। आगे देखिए, चौथी की अगर बात पूछे तो कुंडल वन कश्मीर में पड़ता है। किनके समय लगी थी? इनका अध्यक्ष कौन था? ये डिबेट नहीं करती। यानी कि पहली बौद्ध संगति कहां लगाई गई? राजगृह में। तीसरी कहां लगाई गई? पाटलिपुत्र। किसके समय? तो उस समय था अशोक। कौन था? अशोक। ये सारी बातें ध्यान देना, बच्चों पे ध्यान दीजिए भाई, ठीक है भाई, गलती होगी भाई मेरी। जैन धर्म के जो पहले तीर्थंकर है दोस्तों, अब जैन धर्म के टोटल तीर्थंकर कितने रहे दोस्तों? 24। और पहले का नाम आता है आपकी मच्छर, पता नहीं क्या ले रहे हैं, क्या संदेश देने आए पता ही नहीं। ऋग्वेद, जैन धर्म के चौथे अंतिम की बात की जाए तो ऋग्वेद। अगले प्रश्न को देखिए, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन है? अंतिम की अगर बात की जाए तो दोस्तों, तो आपका जवाब होगा महावीर, स्वामी महावीर। आपको ध्यान देना, जिसके बचपन का नाम था वृद्धमान, 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 आपको ध्यान देना। अगला देखिए, आजीविक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो ये आप याद रखना, हाँ, मखिल पुत्र गौशाला, कोई इंपॉर्टेंट नहीं। आगे देखिए, इस्लाम जगत में खलीफा पद को समाप्त करने वाला पहला शासक, कोई जरूरत नहीं है इसको याद करने का। हिजरी सम्मत, दी मोस्ट इंपोर्टेंट, हिजरी सम्मत का प्रारंभ कब किया गया? 622 ईस्वी में इसका हिजरी सम्मत का प्रारंभ। ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया, तो याद रखना 33 ईस्वी में, 33वीं ईस्वी, 33 में चढ़ाया गया इसको। अजातशत्रु का उपनाम क्या था? तो हाँ, कुणिक। पाटलिपुत्र शहर की स्थापना किसने की? तो पाटलिग्राम शहर की स्थापना की थी उदयन ने। पाटलिपुत्र को पटना नाम दिया था शेरशाह सूरी ने दोस्तों, शेरशाह सूरी ने। अगर पटना की बात आ जाए, पटना, तो पटना बताओगे आप शेरशाह सूरी।
शेरशाह सूरी। अरे कैमरा हिलाओगे तो हम मन दिख है विचार, मेरा जाप्ता खोगे तो हम यो ढमढमा में बना रखा है। अरे कैमरा की टांग काटने हो रहे बटे कैमरे की। ये दो चार है स्टूडेंट है, ये पढ़ना है रोटी राटी जिम जाम के। कई न्यू का गुरुजी जिम मार के हम दिखा तारा गात नहीं हो रहे हैं, भेड़े हो रहे हैं ये। आगे देखियो क्या दिया गया है। सिकंदर और पोरस के बीच में एक युद्ध होता है जिसको क्या बोलते हैं, हाइडे हाइडे स्पीच का युद्ध या वितिस्ता का युद्ध, वितिस्ता, या इसको बोला जाता है झेलम का युद्ध। क्या बोला जाता है, झेलम का युद्ध। और ये कब हुआ था, 326 ईसा पूर्व, 326 ईसा पूर्व, जिसमें जीतता कौन है, महान सिकंदर, अलेक्जेंडर सिकंदर जीत गया और पोरस हार जाता है दोस्तों। आगे देखिए, सिकंदर ने भारत पे विजय अभियान कब शुरू किया, इसी युद्ध के द्वारा तो क्या था, 326 ईसा पूर्व हो गया। आगे देखिए, हर्यक वंश, कई वंश के नाम पूछेगा आपसे, जैसे मौर्य वंश, तो मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य, गुप्त वंश का श्री गुप्त, मुगल साम्राज्य का बाबर। उसी प्रकार से 16 जो जनपद होते थे उस टाइम के राज्य, तो वहां का जो सबसे बड़ा जनपद था वो था मगध, और मगध में वंश आया था, उसका नाम था हर्यक वंश। कौन था, हर्यक वंश। और इस हर्यक वंश का जो संस्थापक था ये बिंबिसार। इसी वंश में क्या होता था कि बेटा अपने बाप को मार रहा है, गद्दी ले रहा है, तो बिंबिसार की हत्या की थी इसके बेटे अजातशत्रु ने, अजातशत्रु की हत्या की थी उसके बेटे उदयन ने। तो ये पिता हत्यारक वंश याद रखना आपको। अरे ठाकुर भाई पढ़ ले, ठाकुर। हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की शिक्षा ली थी। बताते कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था, ये प्रश्न याद रखना। किससे ली थी, तो ये आपके भद्र भाऊ, आपको ध्यान देना है, भद्र भाऊ। आगे देखिए, जैन चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में कहां होती है, ये स्वर्ण बेल गोला, और ये बेला, ये गोला, ये कहां पड़ता है, कर्नाटक। ये थोड़ा ध्यान दीजिए, पॉइंट आप लिखते चले। आगे देखिए, बिंदुसार को कहा जाता है, अब बिंदुसार का जो नया है ये मित्रवाद कहा जाता है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं, इसको छोड़ो आप। आगे देखिए अगले पॉइंट पे क्या दिया गया है, भारत में शिलालेख का प्रचलन शुरू किया था। अब भारत में जो दीवारों पर यानी कि जो आपके खुदाई होती है और कुछ लिखा जाता है उसको शिलालेख बोलते हैं। और अशोक के शिलालेख, यानी कि कितने शिलालेख भाई, 14 शिलालेख। तो ये शिलालेख का जो प्रचलन है ये शुरू किसने किया था, सम्राट अशोक ने, मौर्य वंश का तीसरा शासक चंद्रगुप्त मौर्य का पोता। हाँ, कोसलंबी अभिलेख को क्या कहा जाता है, छोड़ो इनको आप। अशोक का सबसे लंबा, ये भी छोड़िए आप। हाँ, अशोक का नाम अशोक मिलता है ये मास्की व गुजरा अभिलेख में, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। अशोक का नाम अशोक कहां मिलता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई ये प्रश्न। आगे देखिए, नंद वंश का अंतिम शासक, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसके बाद में चंद्रगुप्त मौर्य घनानंद को हराकर मौर्य वंश की नींव रख देते हैं जिसका नाम आता है घनानंद। तो घनानंद का अंतिम शासक किस वंश का था, नंद वंश का। अशोक ने बौद्ध धर्म की शिक्षा किससे ली, यानी कि अशोक ने कलिंग का युद्ध किया, बोला अब मुझे भाई युद्ध नहीं करने, अब तो मैं धर्म अपनाऊंगा, और धर्म नीति अपना ली, यानी कि बौद्ध धर्म। तो ये किससे प्रभावित होकर रही, यानी कि उपगुप्त, उपगुप्त से इन्होंने बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण की थी। सांची का जो स्तूप है, सांची का स्तूप, और सांची कहां पड़ता है दोस्तों, कमेंट करके बताइए। सांची का जो स्तूप है ये किसने बनवाया दोस्तों, अशोक के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों, ये अशोक के द्वारा। अगले पॉइंट को देखिए, अशोक ने जो कलिंग युद्ध के बाद में धम्म नीति अपना ली थी, ये किस युद्ध के बाद में, कलिंग युद्ध के बाद में, और कब, 261 ईसा पूर्व के बाद अपनाई थी, यानी कि अब कभी भी इसने युद्ध नहीं किया उसके बाद। श्रीनगर का संस्थापक कौन है, अब श्रीनगर शहर किसने बसाया, अशोक। छोटी मोटी चीज नहीं है, सम्राट अशोक। सम्राट का मतलब होता है चारों क्षेत्रों में विजय हासिल करना, तो यानी कि मौर्य वंश में यानी कि सम्राट कहलाया आपके कौन, अशोक। तो यहां उत्तर हो जाएगा आपके, श्रीनगर का संस्थापक कौन है, अशोक। अशोक। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन है, तो अशोक से नीचे याद रखना बृहदर्थ। अशोक के बेटे का नाम था महेंद्र, बेटी का नाम था संघमित्रा। दोनों को कहां भेज दिया, श्रीलंका। किसके लिए, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए दोस्तों। अगले पॉइंट पे देखिए, देखिए सुंग वंश। सुंग वंश का संस्थापक कौन है, सुंग वंश का संस्थापक
इतिहास से जुड़े फैक्टेड क्लास है भाई। अब जिनका नजदीक पेपर है, अप्रैल में मई में जिनका पेपर है, उनके लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। सुंग वंश का संस्थापक आपके पुष्य मित्र सुंग, पुष्य मित्र सुंग। हाँ, आगे वाले नीचे वाले को छोड़ो, कोई जरूरत नहीं। सर्वप्रथम चांदी के सिक्के का प्रचलन किसने किया था? दी मोस्ट इंपोर्टेंट, चांदी के जो सिक्के चलाए थे ये सातवाहन शासक के द्वारा ये चांदी के सिक्के चलाए गए। आगे देखिए, सातवाहन के प्रमुख स्थापत्य कृतियां कौन कौन सी है? छोड़ो इनको, कोई ध्यान नहीं देना। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किन्होंने चलाए? तो ये आप बताओगे हिंद यवन। तो हिंद यवन ना मिले तो याद देना यूनानियों के द्वारा, हिंद यवन शासकों ने या यूनानियों के द्वारा ये सोने के सिक्के चलाए गए। हाँ, कनिष्क का राजकवि, यानी कि कनिष्क का जो राजकवि था वो कौन था? अश्वघोष। ये थोड़ा ध्यान देना। कनिष्क के राजवेद एक चरक था, ये क्या था? एक चिकित्सक था, ये कई बार पूछा था, डॉक्टर था। तो भाई आज की क्लास यहीं पे अपन समाप्त करते हैं, नेक्स्ट मिलेंगे जल्द क्लास में। तो जिसको पीडीएफ चाहिए वो इस नंबर पे अपना व्हाट्सअप मैसेज छोड़ सकता है। तो आज की क्लास जो अपनी पूरी पीडीएफ की चल रही है, तो पूरे इसमें जीके का निचोड़ है, जिसमें इतिहास भी हमने देखेंगे, भारत के भूगोल से, विश्व के भूगोल से, आपके पॉलिटिकल से, आपके संविधान से जुड़े फैक्ट है, इस खेल से जुड़े फैक्ट है। तो ये नंबर मेरा सेव कर लो आप, राकेश चौधरी नाम करके। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।